बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान जिसके नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हर तरफ आपको इमरान खान का नाम ही सुनाई देता है। कोई एक भी टॉक शो उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई एक भी टीवी चैनल उनके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकता, एक घंटा नहीं गुजार सकता। तो हर तरफ इमरान खान साहब का ही तस्करा है। कहीं पे अपोजिशन बात करे, हुकूमत बात करे, पाकिस्तान से बाहर बात हो, जो लोग मिलते हैं, यानी अभी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन चंद सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि जब ये यूएई के हुक्मरान आए हैं शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी जब हुकूमती लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान का तस्करा वहाँ पे भी हुआ। तो कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा ना हो रहा हो। और यूएई के जो हुक्मरान हैं, इनको इस्लामाबाद आना चाहिए था अगर इन्हें वज़ीर आज़म को मिलना था, लेकिन आप ये देखें कि वो अपनी उस ज़मीन पे आए जो उनको लीज़ पे मिली हुई है, यानी वो अपनी ही रियासत में आए, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो उनको लीज़ पे मिली हुई है, वो वहीं पर आए और ये लोग उनको मिलने के लिए वहाँ गए, वो नहीं आए मिलने के लिए। तो ये एक फ़र्क भी आप जहन में अपने रखें। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि कांटा जो लगाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अवाम उसको मिटा देती है। फातिमा जिन्ना के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था, अवाम नहीं मानी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था, आज भी लोग उसके नाम पे वोट देते हैं। कोई वोट मांगे ना याया खान के नाम के ऊपर लित्तर पड़ेंगे, कोई परवेज़ मुशर्रफ के नाम के ऊपर वोट मांग के दिखाए, कोई किसी भी जर्नैल के नाम के ऊपर वोट मांगे, देखें लोग वोट कहाँ देंगे, लोग जुर्माना कर देंगे ऊपर से, और बाकियों को भी मना करेंगे वोट ना डालना। तो कांटा लगाने वाले जो है उनके ऊपर कुदरत ने हमेशा कांटा लगाया, बड़ा करके कांटा लगाया, और जिनके नामों के ऊपर कांटा लगाया गया कुदरत उनके नामों को जिंदा रखती है। आज इमरान खान साहब भी इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कहा गया जी इमरान खान के नाम के ऊपर रेड लाइन लग गई है, क्रॉस लगा दिया गया है, कांटा लगा दिया गया है। लेकिन अब आप ये देखें कि इमरान खान के बगैर ना सिस्टम चल पा रहा है, ना निज़ाम चल पा रहा है। हालात कहाँ पहुँच गए हैं, मैं अभी आपके सामने एक डाटा रखूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। और ये डाटा जो है वो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, मैं को अपने से ज़ाती तौर पर नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें मैं अभी रख दूँगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो हुकूमत का और अपोजिशन के बीच में जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसको हुकूमत चाहती है कि वो नाकाम हो जाए, सूरत हाल ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जानती है बैरूनी दबाव बढ़ता जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जो बाइडन का हाथ एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर नहीं है, तो इमरान खान को जिस तरह विक्टिमाइज़ किया गया, जिस तरह उसके ऊपर जुल्म किया गया, वो अब मुस्तकबिल में नहीं किया जा सकेगा। तो जब ये सिलसिला रुकेगा तो फिर इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है, लेकिन वो मशरूत रिहाई चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट की भी वो शराइत है ना, उन्होंने अपनी इज्जत भी बचानी है, अपना मामला भी बचाना है, अपनी नौकरियां भी उन्होंने महफूज करनी है। तो वो इमरान खान साहब से मशरूत तरीके से आमादगी लेकर उनको रिहा करना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि जितना मैक्सिमम हो सके इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इस मकबूलियत के आलम में अगर वो बाहर आ गए तो पाकिस्तान की सारी सियासत उनकी मुट्ठी में आ जाएगी और फैसले वो करना शुरू हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो वो शराइत मानने पर तैयार नहीं है, वो जेल में मजीद टाइम गुजारने पर भी आमादा है। अब हुकूमत मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए जो कमेटी है, जो मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवा रहे। हालांकि कमेटी ने मुतालबा किया बड़ा क्लियरली कि आप अब हमारी मुलाकात करवाएं ज़रा आज़ादाना माहौल में, जहाँ पे इदारों की निगरानी ना हो, जहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ना की जा रही हो, ताकि खुलकर अपने लीडर के साथ हम डिस्कशन करें, उन्हें बताएं जनाब कि क्या सूरत हाल है, और इमरान खान साहब के साथ खुल के हम बात करें, वो खुल के हमारे साथ बात करें, तो किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करें। और मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकलता है, जंगों के बाद भी मुज़ाकरात ही होते हैं अल्टीमेटली। अब यहाँ पे जो आमिर मुगल साहब हैं, उन्होंने कुछ हकायक सामने रखे हैं, वैसे भी ये हकायक लिखे हुए हैं। कमेटी की जो आपस में दो कमेटियों की मीटिंग हुई थी, हुकूमती और अपोजिशन की, जो आपस में मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी थी, तो जो एलामिया आया था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तहरीरी तौर पर वो मौजूद है। और उसमें 2 जनवरी का जो मुश्तरका एलामिया था, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो 5 पैराग्राफ में 4 मरतबा इमरान खान से मुलाकात और इनकी हदायत की रोशनी में आगे बढ़ने का जिक्र है। यानी 4 मरतबा इमरान खान साहब का नाम लेकर कहा गया कि उनसे मुलाकात भी होगी और उनकी हदायत में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन हुकूमती कमेटी की बेबसी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जा सका। हुकूमती लोग कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन आपको पता ना फैसले तो कहीं और होने हैं, और फैसले जो है वो जो कमेटी बनाई हुई है उनके ऊपर भी तो नवाज शरीफ है, उनके ऊपर भी तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ है। तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया
तो हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ जाएगा। और इसके बाद उन्हें हुकूमत नहीं मिलनी, चाहे वो जाली फार्म 47 भी ले ले, लोग इसका भी हल निकाल देंगे। तो अब के तो लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन हर मरतबा ये हो नहीं पाएगा और ये हुकूमत भी पूरा टाइम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस पे असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मुलाकात आपने नहीं करवानी तो फिर आप मुज़ाकरात को भूल जाएं, फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वैसी एक अवामी तहरीक चलाना चाहती है और वो ये टेस्ट करना चाहती है कि जो बाइडन के जाने के बाद भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से जुल्म, बर्बरियत और जबर को जारी रखती है, या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी और ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जो इससे पहले इन्होंने किया। देखिए, अगर जुल्म, जबर और फस्तायत ये यहाँ पे जारी रखते हैं और जो बाइडन की तरह डोनाल्ड ट्रंप इनके सर पे हाथ नहीं रखता, तो 2-3 चीज़ें हो जाएंगी फौरी तौर पे। एक तो जो GSP प्लस का जो स्टेटस है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। IMF की जानिब से आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत के तो चलो दिमाग में ये बात होती है ना कि कुछ भी करके हम रेड़ा लगा लें, कुछ भी करके हम घसीट लें इस सिस्टम को, हम आगे बढ़ जाएं। और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात का आइडिया होता है कि भाई इन्होंने तो सियासत करनी है और इनके ऊपर तो केसेस बने हुए हैं। मुल्क कैसे चलेगा अगर IMF काम नहीं करेगा और मगरबी ममालिक को आप पूरी तरह नाराज़ कर लेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएंगी। अब इसमें एक बड़ा हौसला अफजा स्टेटमेंट है जो उमर अयूब साहब ने दिया और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इमरान खान साहब ने जो ज़ाती तौर पे उनके ऊपर जुल्म और जबर किया गया है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैंने पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ कर दिया। ये उमर अयूब साहब ने एक बड़ा दावा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब से जो हमारी मुलाकात है वो करवाई जाए और वो आज़ादाना माहौल में करवाई जाए। वहाँ पे जो इदारे हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए, उनकी गैर मौजूदगी में ये मुलाकात हमारी करवाई जाए। अब इमरान खान साहब की जानिब से आम माफ़ी का जो ऐलान है वो उनके ज़ाती मामलात के हवाले से है, जैसे उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, जेल के अंदर उनको सताया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें एक छोटे से सेल के अंदर बंद कर दिया गया, बाहर आने से मना कर दिया गया, कभी लाइट बंद कर दी गई, कभी सर्दी के अंदर उनको छोड़ दिया गया। अभी भी जो उनकी बहन है उन्होंने 3 बड़ी शिकायतें की हैं। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि दुश्मन जो है वो कमीना नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि आपका दुश्मन हो कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन कमीना नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन है या दुश्मन है वो कमीनगी की हद पर उतरे हुए हैं, ये अलीमा खान साहबा ने कहा। क्योंकि 3 ऐसे मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं और ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इमरान खान साहब की बात नहीं मानी जाती। नंबर 1, इमरान खान साहब का जो ज़ाती मुआलिज है उन तक इमरान खान साहब को एक्सेस नहीं दी जाती। बार बार उनकी फैमिली कोशिश करती है, उनकी जानिब से ये कहा जाता है, लेकिन ज़ाती मुआलिज को इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती। नंबर 2, इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। जमाइमा ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि उनके बच्चे डिस्टर्ब हैं इस वजह से कि उनके वालिद को बेगुनाह जेल में डाला गया। इमरान खान साहब भी अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, हालांकि जेल मैनुअल के अंदर इसकी इजाज़त होती है, लेकिन इमरान खान साहब को उनके बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। नवाज शरीफ साहब का पूरा ख़ानदान जो है, पूरा का पूरा टब्बर जेल में जाता था मिलने के लिए, बच्चों के बच्चे भी जाते थे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनके बच्चे सारे जाते थे जेल में। लटरम पटरम उधर रौला पड़ा हुआ होता था, मियाँ साहब ने तो पूरा मेला लगाया हुआ होता था, तो मियाँ साहब की तो जेल भी घर जैसी थी। लेकिन इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनसे उनकी बात नहीं करवाई जाती और वो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बात नहीं होती। तीसरा, इमरान खान साहब अपनी किताबें मांगते हैं, उसमें भी परेशान किया जाता है। 3 ही चीज़ें जो इमरान खान साहब डिमांड करते हैं कि जनाब मेरे बच्चों से मेरी बात करवाएं, मुझे मेरी किताबें मुहैया की जाएँ। जो मेरा अपना ज़ाती मुआलिज जब 72 साल का आदमी है, बेशक वो अपने आप को कितना भी फिट रखे एक्सरसाइज करके, लेकिन फिर भी उसके अपने मुआलिज से जब वो मिलते हैं तो उनको उससे इत्मीनान मिलता है कि मेरी अपनी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है और मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो इमरान खान साहब अपने ज़ाती मुआलिज से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं और वो किताबें पढ़ने के लिए अपनी किताबें मांग रहे हैं। और इन तीनों चीज़ों में उनको परेशान किया जाता है, ये तीनों चीज़ें उन्हें नहीं दी जाती। तो इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि दुश्मन बेशक मिल जाए लेकिन कमीना दुश्मन नहीं मिलना चाहिए। अब नाजरीन, बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, इसके ऊपर हम एक सर्वे करवा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे कि महंगाई कितनी कम हुई है। लेकिन हुकूमत का जो पसंदीदा इदारा है द न्यूज़, उसने जनाब सर्वे जो करवाया, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी जो चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ गई, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, गोश्त की कीमतें बढ़ गई, फलों की कीमतें बढ़ गई, चावल, चीनी और दालों की कीमतें बढ़ गई, घी की कीमतें बढ़ गई,
तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी? बिजली की कीमत पहले ही इन्होंने बढ़ा के 16 रुपये से यूनिट उठा के 60 से 70 रुपये तक ये ले गए, तो बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक साल में, वो 980% तक हुआ है। यानी अगर आप इसको वैसे देखें तो 1000% तक का इजाफा तकरीबन जो है वो गैस की कीमतों में भी कर दिया गया है। आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें, आपको जो मीटर का रेंट आता है ना, वही इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी को पहले इतना बिल नहीं आता था। तो हर चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, या द न्यूज़ दे रहा है, और द न्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो हुकूमत को हमेशा से बड़ी पसंद होती है। तो द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नया साल आते ही बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई में इजाफा नहीं हुआ। अब आपके सामने मैं एक डाटा रखता हूँ नाज़रीन, कि इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो सबसे ज़्यादा टैक्स है। यानी इतना टैक्स पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने नहीं बढ़ाया जितना टैक्स पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने बढ़ा दिया है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। यानी लेवी टैक्स लगा दिया, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा दिए, विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए, और जो टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए थे उनकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाई गई, फिर टैक्सेस जो है उनको बढ़ाया गया। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस आवाम से वसूल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद टारगेट पूरा नहीं हो रहा। टारगेट इसलिए पूरा नहीं हो रहा कि अवाम ने अपनी एक्टिविटी रोक दी है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उतना ज़्यादा हुकूमत को टैक्स मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 रुपये का एक नोट है और इस नोट को आप सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, तो ये जितनी दफ़ा मार्केट का चक्कर लगाएगा उतनी दफ़ा टैक्स का पैसा हुकूमत को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, यानी पहले 100 का एक नोट जो है वो एक दिन में 20 चक्कर लगाता था और अब वो 10 चक्कर लगा रहा है, तो जब अगर 17 रुपये फ़र्ज़ करें आप, अगर वो 17 रुपये का एक सेल टैक्स है, तो जब वो 10 चक्कर लगाता है तो 17 को आप 10 से ज़रब दे दें तो 170 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर वो 20 चक्कर लगाता है तो ये 340 रुपये बनते हैं। तो इस तरीके से 100 का नोट जो है वो उतना पैसा नहीं कमा रहा, या 5000 का नोट जो है वो उतना पैसा नहीं कमा रहा। पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, और उसकी वजह से ये वजह ये है कि लोग अब एतबार ही नहीं करते, लोग पैसा निकालते ही नहीं है, लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने नहीं चाहते। तो टैक्स ये सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, महंगाई इन्होंने सबसे ज़्यादा कर दी है। द न्यूज़ की रिपोर्ट भी आपको ये बता रही है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा भी यही ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने को डाटा रखता हूँ, और ये डाटा पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। 70,000 रुपये से ज़ायद का कर्जा हो गया पाकिस्तान की तारीख में, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान की जो पूरी 77 साल तारीख है उसके अंदर जो कर्जा लिया गया वो इतना कर्जा नहीं था जितना कर्जा अब ले लिया गया गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर। यानी रफ्तार इतनी ज़्यादा है। तो ऐसे नहीं कहते शहबाज स्पीड, इसकी कर्जे लेने की स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कर्जा भी ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा तरक्याती मनसूबे भी बंद किए। खैबर पख्तूनख्वा के 90 बड़े मनसूबे बंद कर दिए इन्होंने, और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मनसूबे, तालीमी मनसूबे बंद किए, हेल्थ के मनसूबे बंद किए, एनर्जी के मनसूबे बंद किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे बंद किए। ये वो सारे मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर चल रहे थे। नंबर 1 सबसे ज़्यादा टैक्स लिया, नंबर 2 सबसे ज़्यादा महंगाई की, नंबर 3 सबसे ज़्यादा कर्जा भी लिया। इतना पैसा इकट्ठा करने के बावजूद तरक्याती मनसूबे भी बंद कर दिए। तो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या इस सवाल का कोई जवाब देगा? ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं बढ़ रहे, या तो पैसा वहाँ जमा हो रहा हो कि जनाब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जितने इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे आज से 2.5 साल पहले, उसके करीब भी ये नहीं पहुंचे। 2.25 साल हो गए। इमरान खान साहब जितने ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गए थे, ये हुकूमत उसके करीब भी नहीं फटकी। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इदारे भी ये बेच रहे हैं, पाकिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर भी ये ओने पोने बेच रहे हैं। तो जब इतना सारा पैसा पूरी दुनिया से ये इकट्ठा करने का कह रहे हैं, इतना सारा कर्जा इन्होंने ले लिया, तो ये कर्जा और ये पैसा ये जा कहाँ रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब इसमें जो है वो अद्वियात की कीमतें गुज़िश्ता 1 साल में कुछ 200% से ज़्यादा बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ गई है, नौजवान जो है मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इवन जो इंसानी स्मगलर हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों से पैसा लेकर वो कश्तियों में बैठा बैठा के यूरोप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो हादसा हुआ यूनान के करीब, उसमें आपने देखा कितने पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हो गए। तो ये सिर्फ मायूसी है। नौजवान कहते हैं निकलो इस मुल्क से, जान को खतरे में डालना पड़े कोई बात नहीं, अगर जान जाती है जाए, लेकिन यहां से निकलो, क्योंकि यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहां हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे रही, हुकूमत किसी किस्म की तरक्की नहीं कर रही,
और हुकूमत सिर्फ 2 नंबरियां कर रही है, यानी टिप टॉप कपड़े पहन के मीडिया पे आके शो करते हैं जनाब पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपके कहने से तो पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा। एक शोबा ऐसा था जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर रहा था परवेज मुशर्रफ के दौर से, और ग्रेजुअली पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। अगर कोई हुकूमत कोई रोल प्ले ना भी करती, तब भी जो आईटी का शोबा था उसमें पाकिस्तानी नौजवान मिलकर इतनी तेजी से आगे जा रहे थे कि उसके अंदर अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ सकते थे। अब वहां पे भी यानी इतना बड़ा नुकसान, सैकड़ों अरब का नुकसान कर दिया पाकिस्तान का इस हुकूमत ने, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए कि जनाब हमारे ऊपर तनकीद होती है तो हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे, हम सोशल मीडिया ही बंद कर देंगे, हम वीपीएन ही बंद कर देंगे। ये इन्होंने गंद मारा और उसके नतीजे में 1.62 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के डूब गए। ये पैसा पाकिस्तान में आना था, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान में नहीं आया, और पाकिस्तान में ना आने की वजह हुकूमत की गलत पॉलिसी, डेटाई, बेशर्मी और नाअहली है, नालायकी है, और ये नालायकी अभी भी जारी है। अब इस वक्त एक नई चीज़ आई है नाज़रीन मेरे सामने, मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ISPR को हर साल 1.6 अरब रुपया दिया जाएगा, जबकि अभी 2 अरब रुपए की ग्रांट उनकी मंजूर की जा रही है। वजह क्या है जी? जाली खबरों से लड़ना ISPR ने। ये काम तो मुफ्त होता था। ISPR के जो मेरे दोस्त हैं, जो वहाँ पे DG साहब हैं, वो ज़रा अपने ज़हन पे जोर दें ना, उनके आने से पहले ये काम मुफ्त नहीं होता था। क्या पाकिस्तानी दुनिया भर में जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था उसका खुद जवाब नहीं देते थे? क्या पाकिस्तानी डट कर मुकाबला नहीं करते थे पूरी दुनिया के सोशल मीडिया का या मीडिया का या वहाँ पे चलने वाले प्रोपेगेंडा का? तो ये अरबों रुपया तो नहीं लगाना पड़ता था आपको, ये तो पाकिस्तानी खुद खड़े होकर करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी अब ये काम नहीं कर रहे, आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप पैसा खर्च करके देख लें, ये नहीं होगा। अगर पैसे के साथ ये होता तो बहुत पैसा था जो बाइडन के पास, जो बाइडन के पास बेशुमार पैसा था, वो अमेरिकी सदर था। लेकिन मीडिया सारा का सारा सोशल मीडिया खड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हालांकि वहां इतना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था। तो सोशल मीडिया एक्चुअली वहां खड़ा होता है जहां लॉजिक होती है। लोग जिस तरफ जाना चाहते हैं उसी तरफ जाते हैं। जितना मर्जी आप पैसा लगाएं, ये हो नहीं पाएगा। आपको पाकिस्तानियों की सपोर्ट चाहिए होगी, और उसके लिए आपको पाकिस्तानियों की साइड पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चोरों और डाकुओं का साथ दिया, जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत के अंदर मुदाखलत करते हुए एक हुकूमत को बाहर निकाल के दूसरी हुकूमत को लाकर बिठाया, हालांकि ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 70 साल से कर रही है, लेकिन इस मरतबा जिस आदमी के खिलाफ ये काम किया गया वो पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहुत मजबूत आदमी है, वो डट कर खड़ा हो गया, कौम उसके साथ खड़ी हो गई। इससे पहले जितने भी लोगों के साथ ये काम किया गया वो झुक जाते थे, डील कर लेते थे। लेकिन इस मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसे आदमी को छेड़ दिया है जो आदमी जेल से बाहर आने की भी कुछ जल्दी नहीं कर रहा। वो बंदा कह रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं सामना करूंगा, और हकायक पूरी कौम के सामने लेकर आ गया। अब इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो सपोर्ट पब्लिक से नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी, तो ISPR को अब अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा, जो काम पहले मुफ्त में होता था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अरबों रुपया खर्च करके भी ये काम नहीं होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान के इदारों को पाकिस्तान की आवाम की बात माननी पड़ेगी, अपनी आवाम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी आवाम के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तब आवाम की सपोर्ट उनको वापस मिल जाएगी, और फिर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, काम खुद ही होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, फौजी अदालतों के हवाले से जो आईनी बेंच है वहां पे समाअत हुई है। मेरे 2 बड़े बुनियादी सवालात हैं। एक ये है कि आईनी बेंच ने ही कहा था ना कि फैसले सुना दें फौजी अदालतें, और फौजी अदालतों ने जब फैसले सुनाए तो यही कहकर सुनाए ना कि जी हमें अदालत ने इजाज़त दी है तो हम ये फैसले सुना रहे हैं। तो क्या आईनी बेंच की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो 2 चीज़ें करे? यानी आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कहा और बाकी लोग भी ये शिकवा कर रहे हैं कि जेल के अंदर भी वो जो कैदी जब पहुंचे हैं तो उनके साथ सलूक आम कैदियों वाला नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी और बड़ी सख्ती उनके ऊपर की जा रही है। तो एक तो बड़ा ये प्रॉब्लम है, ताकि उनसे माफ़ी मंगवाई जाए, वो माफ़ी मांग नहीं रहे, रहम की अपील कर नहीं रहे। और दूसरा उन्होंने कहा जी हमें फैसलों की कॉपियां तो दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आईनी बेंच ने कि जनाब आप फैसले दे दें, तो भी फैसले दे दें, तो फैसले हैं किधर? कम से कम आईनी बेंच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि फौजी अदालतों को कहें जी इनकी फैसलों की कॉपियां दें ताकि ये अपीलों के अंदर जाएं, और फिर इस बात को भी तय करें कि फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये वैसे होना नहीं चाहिए और ये हो भी नहीं सकता। नाज़रीन, कुछ चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान के मीडिया को बड़े शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या आम पाकिस्तानियों से कि आम पाकिस्तानी बदतमीज़ी करते हैं, या आम पाकिस्तानी जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कि उन्हें वो कहते हैं कि ये बुग़्ज़ी हैं, ये माफिया है, ये मुनाफिक हैं, ये लफाफा खोर हैं, 2 नंबर है, बरूपी हैं, और बहुत सारे इल्काबात से नवाजते हैं।
ये इन अलकाबात से क्यों नवाजा जाता है, मैंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, मैं अगले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पे मुजम्मल असलम साहब ने जो एक डाटा शेयर किया है कि उन्होंने कर्जा भी उतारना शुरू कर दिया है, उन्होंने पेंशन्स का भी बंदोबस्त कर दिया है, 40 अरब वहाँ पे भी जमा किया है और उनके पास 3 महीने की सरप्लस तनख्वाहें भी मौजूद हैं। कोई सूबा ऐसा नहीं कर पाया, ना वफाक ऐसा कर पाया। दहशतगर्दी के बावजूद, बुरे तरीन हालात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो उन्हें तो शाबाश मिलनी चाहिए। लेकिन DGISPR उनकी गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।